बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले चंद दिनों से ये एक खबर कह लीजिए या एक अफवाह गर्दिश कर रही है कि मरियम नवाज के पास या मियां साहब के पास कुछ और काबिल एतराज़ वीडियोस हैं, कुछ अहम लोगों की, उसमें जजेस गालबन शामिल हैं या कोई अदारे के लोग शामिल हैं, और वो अनकरीब उनको सामने लेके आएंगी। और ये जो सहाफ़ी या जो लोग बार बार इसका तस्करा कर रहे हैं खबर के तौर पे, वो साथ ये नहीं बताते कि ये क्यों किया जा रहा है, इसके करने की ज़रूरत क्या है, क्या ये अखलाकियात के दायरे में आती हैं चीज़ें। मुझे यहाँ तक तो इल्म था, मैंने मुस्तनद ज़राए से ये सुना था कि ये वीडियोस ख़रीदी गई हैं, और चूँकि इनके मुकदमात थे अदालतों में, तो ख़ास तौर पे ये इंटरेस्टेड थे कि जजेस के बारे में कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि उनको ब्लैकमेल किया जा सके। और ये मुल्तान के एक साहब मियाँ तारिक, जो कि ड्रग्स का कारोबार भी करते थे और उसके साथ साथ उन्होंने टेलीविज़न, कैमरे और इस तरह की चीज़ों का भी अपना कारोबार रखा हुआ है, शोरूम रखा हुआ है। उनके पास सुना था कि कुछ लोगों की इसी तरह जजेस वगैरह की वीडियोस मौजूद हैं। उनमें जज अरशद मलिक की भी थी। अरशद मलिक के पास केस था, लिहाजा पीपल्स पार्टी के एक मुक्तदर रुकन या मुक्तदर सीनियर लीडर उनको इस्तेमाल किया गया और उनके ज़रिए ये सारा बेचने का काम किया गया। क्योंकि मियाँ तारिक के डायरेक्ट गालिबन मियाँ फैमिली से कोई ताल्लुकात नहीं थे, लिहाजा ये जो प्रोमिनेंट सियासतदान थे पीपल्स पार्टी के, इनके ज़रिए वो वीडियो बेची गई और गालिबन कहा जाता है कि 5 करोड़ में ख़रीदी, और फिर उसको जज अरशद मलिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और कुछ वीडियोज़ रखी होंगी। हो सकता है अरशद मलिक की भी कोई और हो। अब अरशद मलिक जो है, उसको बार बार जब ब्लैकमेल किया जाता रहा तो वो दिल का मरीज़ होके तो चंद दिनों में फौत हो गया। ये जुल्म वो उसकी पता नहीं 9-10 साल पहले की वीडियो थी, और जब उसको ब्लैकमेल किया गया तो उसकी अपनी फैमिली लाइफ तबाह हो गई। उसके ख़ानदान में उसकी बड़ी बेशुमार लोगों में उसकी सुबकी हुई, लेकिन उसको यही मजबूर किया जा रहा था कि तुम फैसले के बारे में कहो कि मैंने अंडर प्रेशर और ज़बरदस्ती किया है। और जो एफिडेविट उसने दिया, उसको इस मुल्क के आप देख लीजिए कि यहाँ के अदारे क्या बला हैं, ख़ास तौर पे तहकीकात वाले और नैब और ये और अदालतें, कि जनाब जो उसने एफिडेविट दिया जिसमें हल्फिया बयान के जनाब मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, तो वो तो किसी ने उसको लिफ्ट नहीं कराई, उसकी ना तारीख लगी ना ही उस पर सुनाई, लेकिन उस बेचारे की ज़िंदगी तबाह करके रख दी और बिल आखिर वो दुनिया से रुखसत हुआ। अब चीज़ ये है कि यह ब्लैकमेल का खेल किया क्यों जा रहा है। क्या अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम हो, मेरे ऊपर अगर इल्ज़ाम हो कि मैंने ये जाली काम किया या ये पैसे बनाए, मैंने रिश्वत खाई, तो क्या मुझे किसी को ब्लैकमेल करके अपने आप को क्लियर करना चाहिए? मुझे तो क्लियर करना चाहिए अपने आप के शवाहिद दे के। मेरा तो काम यह है। क्या मुझे इतना इखलाकी गिरावट का शिकार होना चाहिए या मुझे इतना गिर जाना चाहिए कि मैं ये घटिया ब्लैकमेलिंग वाला काम करूं? इंसानों की निजी ज़िंदगी और उनके जो इस तरह की कोई गलतियां ज़िंदगी में उससे हो चुकी हैं, उनको मैं लेके तो उसको एक्सप्लॉइट करूं? अल्लाह ताला ने तो ये नहीं कहा। अल्लाह ताला तो पर्दापोशी करता है इंसान के गलतियों पे, कोताहियों पे। बिल्कुल आखिरत में जाके हिसाब देना होगा, लेकिन हिसाब से पहले पहले अगर कोई अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेता है तो वो पर्दादारी उसके काम आती है, क्योंकि रब्बुल आलमीन तो माफ़ कर देता है। लेकिन यहां पे झूठ की सियासत, अपनी चोरियां, अपने डाके और इस तरह की हरकतें, उनको छुपाने के लिए आप इस तरह की चीज़ें ढूंढें जिससे कि लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही घटिया हरकत है। अब इसमें दूसरे 1-2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाली डॉक्यूमेंट जमा कराई, जाली अकाउंट्स खोले, फैब्रिकेटेड टीटीज और पता नहीं क्या क्या ये करते रहे, कल साबित हो ना हो लेकिन दुनिया जानती है। उनसे आप ये भी तवक्को कर सकते हैं कि हो सकता है ये कल को वीडियोस जो हैं
ان میں جو کچھ ہے وہ بھی ٹیمپر ہوا ہو, وہ جعلی ثابت ہو جائے پھر. اور اگر جو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر انہی کے بارے میں کل کو کوئی اور ویڈیوز لے کے آ گیا, پھر یہ کیا کریں گے؟ میں تو ذاتی طور پہ ہر ایسی شخص کو, ہر ایسی چیز کو برا سمجھتا ہوں اور کنڈیم کرتا ہوں جو کسی کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کی جا سکے, خاص طور پہ اس کی اپنی نجی زندگی کے بارے میں. اگر کوئی برا ہے, گناہ گار ہے, تو آپ اس سے دور رہیں, اپنی ذات کو پرے رکھیں, لیکن اس کو تو اس کے حال پہ چھوڑیں. کیا انسانوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ یہاں پہ سیاست میں بیٹھے ہوئے؟ تو یہ ایک بڑا گھنونا اس کا پہلو ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ چل نکلا تو پھر شاید یہاں رکے نہ, پھر بہت ساری اور ویڈیوز میدان میں آنی شروع ہو جائیں گی. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آپ جو کرتوتیں کرتے ہیں اس پہ سب کی آنکھیں بند, پردہ پڑا ہوا اور آپ کو کوئی دیکھتا نہیں, اور آپ ہیں کہ جناب ہر کسی کو ننگا کر کے دکھا دیں. یہ ہوتا نہیں. ان کا میڈیا سیل ہے, وہ جھوٹ پہ مبنی کرپشن کی رپورٹیں, فلان یہ کر دیا, فلان وہ کھا گیا, افواج پاکستان کے اوپر جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کی زندگی کا حصہ نہیں. ہیرا پھیری کرنا, جعلی کاغذات بنانا, جھوٹ بولنا, یہ وہ چیزیں جو یہ کرتے ہیں. اب ان حالات میں اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت گندی روش چل نکلے گی اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. کیونکہ اس چیز کا مجھے اندازہ ہے کہ جو یہ ویڈیوز جن لوگوں کی لے کے آئیں گی اور جو کچھ بھی کریں گے وہ جوابی وار ضرور کریں گے, اور جوابی وار پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے قابل برداشت نہ ہو. اس لیے میری گزارش سب حضرات سے ہے, وہ ادارے ہوں, وہ پولیٹیشنز ہوں, صحافی ہوں, کہ خدا را ملک میں اس بلیک میلنگ کے ٹرینڈ کو نہ پروان چڑھائیں. یہ درست نہیں ہے. انسان زندگی میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو بہت بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھے ہیں, لیکن کیا پتا کہ وہ آج کتنی صاف ستھری زندگی گزار رہے ہوں. انہوں نے اپنے رب العالمین سے معافی مانگی ہو. مالک معاف کرنے والا ہے, وہ سب کو معاف کرتا ہے. بار بار قرآن کریم میں ہے کہ غفور الرحیم ہے مالک ہمارا. تو جہاں رب العالمین کسی کو معاف کر دیتا ہے, اس کو غلطیوں کا احساس دے کے, وہاں انسانوں کو فرعونیت نہیں کرنی چاہیے. یہ چیزیں زندگی میں آپ کے رستے میں بھی آ سکتی ہیں, آپ کی اولاد کے رستے میں بھی آ سکتی ہیں. پھر آپ اس وقت جو رونا روئیں اور پچھتائیں, پھر وہ بہت دیر ہو چکی ہوگی. میری گزارش سب سے یہی ہے کہ خدا را اپنے ملک میں یہ بلیک میلنگ والی روش کو نہ پروان چڑھائیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.